दोस्तों टॉन्सिल्स हमारे शरीर में पाए जाने वाले इम्यून सिस्टम की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये लिम्फ नोड के जैसे दो स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे गले के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं। सामान्यतः इनका जो काम होता है वो मुंह और नाक से यदि कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में प्रवेश कर रहा है तो ये उसको फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के दौरान ही कभी कभी इन टॉन्सिल्स में भी इंफेक्शन हो जाता है, तब उस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। इसमें टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, वो रेड इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स बन जाते हैं और इसके कारण कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होती है और स्वेलोइंग यानी कि निगलने में भी तकलीफ होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के कॉजेस के बारे में कि किन कारणों से किसी भी पेशेंट में टॉन्सिलाइटिस डेवलप होता है। तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो है बैक्टीरिया और वायरस। चूंकि टॉन्सिल्स हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस नाक के या मुंह के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तब उसको सबसे पहले वहां पर टॉन्सिल्स वहां पर उसे रोक लेते हैं और उस दौरान उनमें इंफेक्शन हो जाता है। सामान्यतः टॉन्सिलाइटिस के जो इंफेक्शन होते हैं वो वायरस के कारण ज्यादातर देखने में मिलते हैं और इनमें जो सबसे प्रमुख वायरस हैं वो है एडिनो वायरस, एंटेरो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस आदि ये ऐसे वायरस हैं जिनके कारण टॉन्सिलाइटिस के ज्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस नाम का एक बैक्टीरिया भी है जिसके कारण टॉन्सिलाइटिस के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। सामान्यतः 3 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें वायरल टॉन्सिलाइटिस के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। 7 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों में बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस के केसेस ज्यादातर देखने को मिलते हैं। वे लोग जिनमें बहुत ज्यादा ओवरवर्क करने की आदत होती है उन लोगों में भी टॉन्सिलाइटिस के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं और वे लोग जो भीड़ वाले इलाकों में काम करते हैं उन लोगों में भी टॉन्सिलाइटिस के केसेस ज्यादातर देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के साइंस और सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें सबसे जो प्रमुख सिम्टम जो देखने को मिलता है वो है किसी भी पेशेंट में टॉन्सिलाइटिस के दौरान उसके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो रेड इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्वेलिंग उनमें आ जाती है, एनलार्ज टॉन्सिल्स हो जाते हैं, बड़े बड़े टॉन्सिल्स हो जाते हैं, कभी कभी उनमें व्हाइटिश या येलोइश एक टिंज डेवलप हो जाती है, कोटिंग डेवलप हो जाती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें टॉन्सिल्स बड़े हो जाने के कारण नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की भी शिकायत देखने को मिलती है। इसके अलावा खाना निगलने में भी उन्हें तकलीफ होती है। कई सारे पेशेंट्स में खाना आसानी से निगलते बन जाता है लेकिन लिक्विड जब वो पीते हैं तब उनको तकलीफ होती है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें लिक्विड पीने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन खाना निगलने में उनको तकलीफ होती है। इसके साथ ही टॉन्सिलाइटिस के बहुत सारे केसेस में फीवर और हेडेक, नौशिया और वॉमिटिंग के साथ एसोसिएटेड भी पाए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस की मेडिसिन के बारे में। सामान्यतः एलोपैथिक मेडिसिन में टॉन्सिलाइटिस का कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन टॉन्सिलाइटिस के एक्यूट और क्रॉनिक सभी तरह के केसेस को पूरी तरह से खत्म कर देती है। और कई बार जिन लोगों को टॉन्सिलेक्टॉमी कराने की सलाह दी जाती है, यानी कि उनको टॉन्सिल्स निकलवा देने की सलाह दी जाती है, उन केसेस में भी होम्योपैथी उनके टॉन्सिलाइटिस की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो इसमें जो सबसे अच्छी और सबसे पहली मेडिसिन है जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के केसेस में बहुत ज्यादा यूजफुल मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना को हमें 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है, उनको गले में लंप के जैसा सेंसेशन होता है, जैसे उनके गले में कुछ अटका हुआ है। इसके साथ ही जो टॉन्सिल्स होते हैं वो रेड इन्फ्लेम्ड होते हैं, बहुत ज्यादा लाल कलर के टॉन्सिल्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा सूजन होती है, बहुत ज्यादा एनलार्ज्ड होते हैं। पेशेंट को खाना निगलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और बहुत सारे पेशेंट्स में बुखार भी टॉन्सिलाइटिस के साथ देखने को मिलता है। तब उस कंडीशन में हमें बेलाडोना 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की ये सबसे अच्छी मेडिसिन है। इसका जो पेशेंट होता है वो फेयर फैटी फ्लैबी यानी कि थुलथुला पेशेंट होता है, मोटा पेशेंट होता है, उसमें बहुत ज्यादा मोटापा देखने को मिलता है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है। थोड़ी सी भी सर्दी में जाने पर, थोड़ी सी भी ठंड में जाने पर उनको टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो जाती है। कैलकेरिया कार्ब के जो पेशेंट होते हैं उन्हें अंडे खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तब उस कंडीशन में यदि उस पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस डेवलप होता है तब हमें कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर उसे देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों मर्कसॉल।
मर्कसॉल का जो पेशेंट होता है उसके गले में बहुत ज़्यादा उसको दर्द महसूस होता है, जलन बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, उसको सैलाइवेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लार बहुत ज़्यादा बनती है और टॉन्सिलाइटिस के दौरान उसको खाना निगलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तब उस कंडीशन में हमें मर्कसॉल 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उसे देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों बराइटा कार्ब। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के वे बहुत सारे केसेस जो कैलकेरिया कार्ब से ठीक नहीं होते हैं या फिर कैलकेरिया कार्ब के सिम्टम्स उनमें नहीं पाए जाते हैं, तब हमें बराइटा कार्ब उसमें यूज करनी चाहिए। इसका जो पेशेंट होता है उसको बार बार टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन की शिकायत होती है, जिसे हम रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। बराइटा कार्ब को हमें 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसका जो पेशेंट होता है वो मेंटली या फिजिकली डॉर्फ होता है, उसका जो पेशेंट होता है उसके गले में सर्दी यानी कि ठंड का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। सॉलिड फूड जब भी वो खाता है तब उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन लिक्विड को निगलने के दौरान उसको बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता है। तब उस कंडीशन में हमें बराइटा कार्ब 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों लैकेसिस। लैकेसिस टॉन्सिलाइटिस के केसेस में एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादातर लेफ्ट साइडेड टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है। उनमें टॉन्सिलाइटिस के दौरान टॉन्सिल्स पर्पल कलर के पड़ जाते हैं और पेशेंट को लिक्विड्स को निगलने में बहुत ज्यादा दर्द होता है। खास तौर से यदि वो कोई हॉट ड्रिंक या गर्म चाय या गर्म दूध पीता है तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तब उस कंडीशन में हमें लैकेसिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों मर्क आयोडेटस फ्लेवस। इसे हमें 3x पोटेंसी में यूज करना है। इसके पेशेंट्स में भी मर्कसॉल की ही तरह मुंह से बहुत ज्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है। मर्क आयोडेटस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों फाइटोलक्का डिकेंड्रा। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो दर्द है वो गले से होता हुआ कानों तक चला जाता है और उनके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो डार्क रेड या डार्क पर्पल कलर के हो जाते हैं। तब उस कंडीशन में हमें 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने जाना कि टॉन्सिलाइटिस क्या है, ये किन कारणों से डेवलप होता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम टॉन्सिलाइटिस के एक्यूट और क्रॉनिक सभी तरह के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर
या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही